हेलो बच्चों, मैं फिजिक्स गुरु अमित अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। और तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी दबा लीजिए और बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टॉपिक है हमारे सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप लोग देख रहे हैं प्रत्येक कोई भी परीक्षा हो, काइनेमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस आपके परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग काइनेमेटिक्स को ही लेने वाले हैं और प्रत्येक टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं काइनेमेटिक्स में, देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो पहली बात है हमारे लिए काइनेमेटिक्स, इसको हम कहेंगे गतिकी। तो गतिकी में आज हम लोग किस पर्पज़ पर बात करने वाले हैं। मैंने बोला कि यहाँ पर टॉपिक्स तमाम रहते हैं, पर्टिकुलरली बात जो हम लोग कर रहे होते हैं इस पूरे टॉपिक में रेस्ट और मोशन की बात कर रहे हैं। लेकिन रेस्ट और मोशन की बात करते हुए यहाँ पर जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है वो रहता है वेक्टर। हालांकि मैथमेटिक्स के आप लोग सभी स्टूडेंट्स हैं तो वेक्टर्स के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, बट मैं एक छोटा सा आपको रिव्यू करते हुए एक एक क्वेश्चन, प्रत्येक टॉपिक से क्वेश्चन स्टार्ट करते हुए हम लोग चलेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं। पहले बात कर लेते हैं टॉपिक जो होगा हमारे लिए। हम लोग आज टॉपिक कवर करेंगे वेक्टर से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। दूसरा हमारा टॉपिक होगा वो होगा बेटा मोशन इन 1D। तीसरा टॉपिक जो हम लोग इसी में हम लोग लेते हैं बेटा मोशन इन 2D। चौथी बात आप लोग करते हैं यहाँ पर 3D के बारे में बात हम लोग नहीं करेंगे। और 2D में अगर हम लोग विचार करें इसके बारे में इंटरनल, तो 2D में क्या क्या रहता है, तो 2D में हम लोग दो टॉपिकों पर विचार करते हैं बेटा। एक बात रहती है हमारे यहाँ पर बेटा लाइक अ प्रोजेक्टाइल मोशन, और दूसरा जो टॉपिक हमारा रहता है वो यहाँ पर आपको पढ़ना होता है सर्कुलर मोशन। इन पर क्वेश्चंस आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैंने पहली बात करी वेक्टर मोशन इन 2D में हमारा है प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब आपका प्रक्षेप्य गति और सर्कुलर मोशन का मतलब है यहाँ पर वृत्तीय गति। तो इन दोनों टॉपिकों से भी क्वेश्चंस रहते हैं, तो इनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके बाद फिर हमारे पास बात आ जाती है इसी टॉपिक के आगे जो कुछ क्वेश्चन होते हैं इनके मिसलिनियस। तो इसी पर हम लोग विचार करेंगे, आज चर्चा करेंगे थोड़ा सा इनके ग्राफिकल क्वेश्चंस के बारे में, ग्राफ के बारे में। तो इन चार टॉपिकों को हम लोग इस गतिकी के अंतर्गत कंप्लीट करेंगे, पढ़ेंगे। इनसे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम्स को कर रहे होंगे, ठीक है ना। प्रत्येक परीक्षा में आपके 3 से 4 क्वेश्चन ये देखने को मिल जाते हैं, तो ज़रूर इसको पूरा हम लोग स्टडी करेंगे। तो आइए हम लोग बारी बारी से करते हैं। तो पहला टॉपिक आपका यहाँ पर आता है काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स में जो हमने बोला है यहाँ पर मैंने आपको बताया है पहले टॉपिक के बारे में, वेक्टर के बारे में। तो वेक्टर में आपको क्या ध्यान देना है, तो ज़रा वेक्टर की हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पहला टॉपिक हो गया, थोड़ा सा मैं छोटा सा रिव्यू आपको दे दूँ। वेक्टर पर जो भी मैक्सिमम आपके क्वेश्चंस रहते हैं वो किस पर बेस्ड रहते हैं, तो उसकी अगर हम बात करें तो मेन आपका जो यहाँ पर रहता है बेटा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, यानी समांतर चतुर्भुज का नियम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यानी पैरेललोग्राम, इसका मतलब इस पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस होंगे। और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस का तात्पर्य क्या है, इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे बेटा समांतर चतुर्भुज का नियम, चतुर्भुज का नियम। इसको कब और कैसे लगाना है वो मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है कि यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका फार्मूला होता है, सिर्फ आपको मेनली यही याद रख लेना है। आर मीन्स रिजल्टेंट अर्थात परिणामी बराबर अंडर रूट पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर
+2 पहला इंटू दूसरा, साथ में कॉस और थीटा माने इनके बिटवीन का एंगल। तो इस पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस रहते हैं। दूसरी चीज़ आपका वही ट्रायंगल लॉ, इसको आप जानते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना होता है कि जब आप लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाएं तो इस बात का बिल्कुल निश्चित कर लें कि आपका अगर पहला वेक्टर आपके लिए ये वाला ए है और ये आपका बी है, तो आपको ये एकदम श्योर कर लेना होगा। क्या श्योर करना है आपको कि यहाँ पर जो ए और बी हैं ये आपके वेक्टर्स हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा इनके ठीक 20 से होकर के जाएगा, और 20 से हो रहे जाने का मतलब यही आपका आर को डिनोट करेगा, दिस वन आर। तो ये आर को डिनोट करेगा कौन? ये आपका ए और बी का परिणामी आर होगा, जिसका फार्मूला हम लोग ये लिख रहे होंगे। एंगल हमारे लिए मैंने अभी बात करी कि हमारे यहाँ पर थीटा जो एंगल है वो क्या है, तो थीटा एंगल जो है, थीटा का मतलब है इधर पर दिस वन थीटा। तो ये आपके लिए थीटा हो गया। अब इस फार्मूले से आपको वैल्यू को सॉल्व कर देना है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे रहते हैं? इस पर बोर्ड बेस्ड क्वेश्चन जैसे आपका अब जब 2 वेक्टर होंगे तब तो ये अप्लाई होगा, 2 से ज़्यादा वेक्टर्स होंगे तो फिर हम क्या करेंगे, या फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इस फार्मूले को बिना लगाए ही सॉल्व हो जाते हैं, लाइक हम लोग ट्रायंगल लॉ या इसको भी ऑपरेट कर दें तो भी आपका निकल आता है। जैसे एक क्वेश्चन हम इसी वेक्टर का लेते हैं, तो वेक्टर का हमारे लिए क्वेश्चन है बेटा, क्या मैक्सिमम परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर आपके कोई 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट भी तीसरे वेक्टर के इक्वल है, 2 वेक्टरों का रिजल्टेंट उन्हीं वेक्टरों के इक्वल है, 2 वेक्टरों का रिजल्टेंट उन्हीं वेक्टरों के इक्वल है, तो दोनों वेक्टरों के बिटवीन का एंगल क्या होगा? 2 वेक्टरों के बिटवीन का एंगल क्या होगा? मैंने ये बोला कि आपके कोई 2 वेक्टर्स हैं और दिस वन, ये आपका मैंने मान लिया कि पहला वेक्टर आपके लिए ये a हो गया, दूसरा वेक्टर मैंने मान लिया कि आपके लिए b हो गया। अब इन a और b की हम बात कर रहे हैं कि इन दोनों के बिटवीन का एंगल क्या होगा। अब एंगल कैसे निकाला जाए, जबकि क्वेश्चन ने ये बोला है, आपको कंडीशन दी है कि पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर और रिजल्टेंट तीनों आपस में कैसे हैं, इक्वल है। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर और आर आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। इस कंडीशन में कह रहा है कि ए और बी के बिटवीन का एंगल, इट मींस थीटा आपसे पूछने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, तो एक तो तरीका है कि हम लोग क्या करें, इसको डायरेक्टली अपने फार्मूले में, इस फार्मूले में यहाँ पर क्या करें, सारी वैल्यू रखें और यहाँ से कॉस थीटा को फाइंड कर लें। पहले तो लेट कर लें कि मान लेते हैं कि हमारे लिए जो ये कंडीशन है ये पूरा एक्स के इक्वल है। अगर ये एक्स के इक्वल है तो आप यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, अगर यहाँ पर आप इस वाले फार्मूले में ये वैल्यू पुट करते हैं तो आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स कॉस थीटा। अब इस पूरे बात को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व करके निकाल सकते हैं। एक हमारे पास कंडीशंस होती है, अगर आप इसको नहीं लगाना चाहते हैं, यहाँ से भी आप जो वैल्यू निकालेंगे वो चीज़ वही मिलेगी आपको जो नॉर्मली आपको मिलने वाली है। यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि जो वैल्यू आपको प्राप्त हो रही है, एक्स स्क्वायर को इधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 नीचे आएगा तो वैल्यू आ जाएगी -1/2। यानी यहाँ से आपको मिल रहा है कॉस थीटा इक्वल टू -1/2। अब ये -1/2 आ जाने का मतलब ये किसकी वैल्यू होती है, तो आप किसकी वैल्यू होती है बिल्कुल जानते हैं। तो थीटा का यहाँ पर आसानी से आंसर प्राप्त हो सकता है। लेकिन इतना सब ना करने के बजाय अगर हम इसको सिर्फ डायग्राम से देखें, थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान केंद्रित करिएगा। डायग्राम में क्या है कि a और b, इसकी भी वैल्यू x है, इसकी भी वैल्यू x है। अब अगर इसको हमने यहाँ से क्या कर दिया, मिला दिया, और ये भी आपका x है क्योंकि दैट इज r, और r भी उसने क्या बोला है कि x है। यानी तीनों चीजें अगर आपस में बराबर हैं तो आप कह सकते हो दैट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल बोले तो समबाहु त्रिभुज, और अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। तो अब ऐसी कंडीशन तभी हो सकती है, इसका रिजल्टेंट का मतलब आपका 2 वेक्टर्स है, इसका डायरेक्शन इधर होगा, तभी आपका ये रिजल्ट है, ये कंडीशन आपको प्राप्त हो सकती है। देखें ये डायरेक्शन इधर है, ये A,
ये बी, और ये आपके लिए उस कंडीशन पर आपके लिए आर हो जाएगा। अब इस कंडीशन में बराबर हो रहा है तो हमसे पूछ रहा है कि ए और बी के बिटवीन का एंगल क्या होता है, तो हमें स्पष्ट बच्चों को दिखाई दे जाता है सर, क्योंकि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो प्रत्येक एंगल इसका 60 अंश होगा। तो पहला ही ऑप्शन आपका दिया होता है कि ये 60 अंश होगा, जो कि गलत है। आपको ध्यान देना क्या होता है कि एंगल इनके बिटवीन का निकालना है, तो आपको क्या करना है, इसका डायरेक्शन कहाँ है, इधर की तरफ, इसका डायरेक्शन कहाँ है, इधर की तरफ। हमेशा एरो एंगल मेजर करने के लिए एरो आपके बाहर होने चाहिए, और अगर बाहर होने चाहिए तो ये वाला जो आपका एंगल है ये आपका आंसर होगा। तो ये 60, तो ये कितना हुआ 120। और मैंने यही चीज़ आपसे यहाँ भी बोली थी कि -1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो आप जवाब देंगे 120। तो दोनों जगह से ही आपका आंसर सेम आया, तो यहाँ से आपको समय नहीं लगेगा, और यहाँ से करेंगे तो कुछ समय आपका लग सकता है। तो ये बात मैंने करी कि वेक्टर्स में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद हम दूसरे टॉपिक की बात कर रहे हैं। यहाँ पर बात आती है मोशन इन 1D, जो एक अपने में खुद का एक क्वेश्चंस है। तो आइए मोशन इन 1D पर विचार कर लेते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 1D मोशन, 1D मोशन में सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो आपका है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं, मतलब दूरी व विस्थापन। तो दूरी और विस्थापन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, बड़ी सिंपल बात है। तो हम ये दूरी और विस्थापन की बात कर रहे हैं। दूरी और विस्थापन, दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है। मीन्स डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी बट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो हम चर्चा कर रहे हैं इसी पर मैं बात करूँगा। तो इस पर हमारे पास क्वेश्चंस ज़्यादातर आपका सर्कुलर मोशन पर आधारित बनता है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कहता है, क्या कह रहा होता है आपसे, जरा सा विचार करें। क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि मान लिया कि एक क्वेश्चन इस प्रकार से देता है कि एक आपका सर्कुलर ट्रैक है, एक आपका सर्कुलर ट्रैक है, और यहाँ पर इसकी जो रेडियस है वो 100 मीटर है। एक व्यक्ति ए पॉइंट से चल करके 3.5 साइकिल कंप्लीट करता है। या मैं कह दूं कि एक बालक किसी 100 मीटर त्रिज्या वाले पथ में 3.5 चक्कर लगाता है। दूरी व विस्थापन में अंतर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विस्थापन में अंतर, ऑप्शन इस प्रकार से दे देगा आपको, कुछ भी मान लिया दे दिया उसने 200 मीटर, दूसरा ऑप्शन से दे दिया 2000 मीटर, तीसरा ऑप्शन दे दिया उसने 2000, और अगला सी ऑप्शन आपको दे दिया 600 मीटर, और डी ऑप्शन आपको नन ऑफ दीज। अब इन 4 ऑप्शन में आपसे कैलकुलेशन आपसे करवा रहा है, तो कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, तो आइए देखते हैं। मैंने बोला कि कोई धावक है, इसको क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, कितने 100 मीटर इसका रेडियस है। तो अब पहले हम बात कर रहे हैं कि डिस्टेंस हमारे लिए क्या होगी। तो डिस्टेंस का मतलब होता है चली गई दूरी। डिस्टेंस माने चली गई दूरी, कितनी डिस्टेंस वो कवर करता है, यानी कवर्ड लेंथ इज नोन एज डिस्टेंस। तो कवर्ड कैसे करेगा? कवर्ड तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है भाई, इसमें इस प्रकार से ऐसे घूम रहा होगा और घूमते घूमते वापस कहीं यहाँ पर आ चुका होगा।
ठीक बात है। तो इस प्रकार से ये कवर कर रहा होगा, यानी इसका जो सर्कमफ्रेंस है, इसकी जो परिधि है, वही इसकी क्या होगी, दूरी के बराबर होगी। तो अगर ये एक चक्कर लगाता है तो इसने भी कितनी दूरी तय करेगा, अपनी परिधि के बराबर। और परिधि बोले तो 2πr, तो 2πr कवर करेगा कितने में, एक में। जब एक चक्कर लगाता है तो मैं यहां पर डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, तो जो डिस्टेंस होगा वो 2πr होगा एक साइकिल में। लेकिन कवर कितना करना है आपको, 3.5, तो क्या कर दें 3 and ½ 3 दूनी 6 एक साथ, यानी 7/2 का हम यहां से क्या करा दे रहे हैं, मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं। अब ये हमारे पास पूरी डिस्टेंस आ जाएगा, तो 2 से 2 आपका खत्म, और ये आएगा 22/7, 22/7, तो आपका इसका मतलब हो गया 7 से 7 खत्म हो जाएगा। तो अब आपका यहां पर क्या बचेगा, 22r, इसकी वैल्यू आ गई 22r। और अगर 22r आ गई, r आपको क्वेश्चन ने पहले ही बता रखा है, तो दैट्स आंसर इज 2200 मीटर, 2200 मीटर, दैट इज अ वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। फिर आपसे चर्चा कर रहा है, बोल रहा था, उसने ये थोड़ा ना पूछा, उसने कहा विस्थापन भी निकालो, क्योंकि विस्थापन और दूरी दोनों में अंतर आपको चाहिए। अब डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, विस्थापन की बात कर रहे हैं, तो ए से वो पार्टिकल चला था और चलने के बाद वो जब ऐसे कवर किया, जब वो घूम करके वापस यहां तक आया पहले चक्कर में, तो डिस्प्लेसमेंट 0। दूसरा चक्कर कंप्लीट किया, फिर वापस आया तो 0। तीसरा भी चक्कर कंप्लीट किया, फिर भी आंसर 0। अब बचा हाफ साइकिल। जब वो हाफ साइकिल कवर करेगा तो यहां से चलते हुए वो कुछ यहां तक, अर्थात मान लेते हैं कि इस वाले पॉइंट तक आपका कहां पर होगा, इस पॉइंट तक आएगा। अगर इस पॉइंट पर आएगा, इस पॉइंट का नाम मैं बोल देता हूं, अगर B है तो बोलिए इसका मतलब है क्या, यहां तक की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। क्यों, क्योंकि ये होती है बेटा शॉर्टेस्ट पाथ, और इसका शॉर्टेस्ट पाथ यही है। और इस पाथ को हम लोग क्या कहेंगे, ये एक प्रकार से हमारे लिए व्यास है, डायमीटर है। क्या है, डायमीटर। तो अगर ये हमारे लिए डायमीटर है, तो इस कंडीशन पर डायमीटर के लिए हम लोग क्या करें, डायमीटर कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट डायमीटर माने 2r, और 2r का मतलब r की वैल्यू 100 है, तो ये पूरा आंसर हमारे लिए कितना हो गया भाई, 200 मीटर हो गया कि नहीं हो गया, सही बोला ना मैंने, तो कितना हो गया 200 मीटर। और अगर ये 200 मीटर हुआ तो बेटा यही इन्हीं का दोनों का डिफरेंस पूछ रहा था, तो 2200 से में हमारे पास 200 चले गए, क्या बचा हमारे पास, ये 2200 और ये 200, यानी कितना बचा 2000। तो क्या 2000 कोई ऑप्शन है, हाँ यार है, तो कौन सा, बी ऑप्शन। सो बी ऑप्शन आर करेक्ट। एनी डाउट, कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। तो कभी भी आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ये क्वेश्चन या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो आपको ध्यान रखना है कि डिस्टेंस हमारे लिए क्या होती है, एक डिस्टेंस मीन्स कवर्ड की गई लेंथ, और डिस्प्लेसमेंट मीन्स इट मीन्स उसकी लॉन्ग शॉर्टेस्ट लेंथ, ठीक है ना। तो ये मैंने ये बात करी 1D मोशन पर। उसके बाद इसी टॉपिक में रहता है फिर वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी से संबंधित क्वेश्चंस रहते हैं। तो दूसरा टॉपिक हमारे लिए आता है क्या, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो बात कर रहे हैं हम लोग। अगला जो हमारे पास हिस्सा है वो है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी पर भी आधारित क्वेश्चंस आ जाते हैं। वेलोसिटी में भी आपका आता है एक तो नॉर्मल आपकी वेलोसिटी के बाद में फिर आपका आएगा रिलेटिव वेलोसिटी, इसी में आपका रहता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसी में आपका रहता है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चंस ज़्यादातर परीक्षाओं में रहते हैं, तो मैं थोड़ा सा औसत वेग पर थोड़े डिस्कस कर लेंगे। पहले तो हम जान लेते हैं वेग। तो इंस्टेंटेनियस की कंडीशन क्या है, इंस्टेंटेनियस में आपका क्वेश्चंस कैसा रहेगा, मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ, वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। वेलोसिटी मीन्स वेग। अगर हम वेग की बात करें तो वेग पर आधारित क्वेश्चंस किस प्रकार से रहेगा, इस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। तो देखते हैं वेग को एक क्वेश्चन की सहायता से मैं आपको बताऊंगा। तो वेग आप सिंपली जानते हैं, वेग चाल, दोनों बातों में वही अंतर है जो दूरी और विस्थापन में होता है। यानी चाल आपकी एक अदिश राशि है और वेग आपकी एक सदिश राशि है। इट मीन्स स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जो डिफरेंस आपको यहाँ पर प्रतीत हुआ है वही डिफरेंस यहाँ पर होगा। तो हम वेलोसिटी पर क्वेश्चंस करेंगे। तो वेलोसिटी में पर्टिकुलरली मैंने बोला एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पर तो दो तरह से वेलोसिटी पर क्वेश्चंस आपके रहते हैं। क्वेश्चंस आपके दो पार्ट में मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिए। एक क्वेश्चंस हम करेंगे बेटा इंस्टेंटेनियस
वेलोसिटी पर आधारित, और दूसरा हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी पर आधारित प्रश्न। एवरेज माने औसत वेग और इंस्टेंटेनियस माने आपकी ताक्षणिक वेग। तो ताक्षणिक वेग पर आधारित, तो ताक्षणिक वेग की कंडीशन में आपको सिंपली याद रखना है v इक्वल टू आप यूज कर लेंगे dx अपॉन dt, जहाँ पर x हमने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को लिया है, अर्थात विस्थापन का t के सापेक्ष क्या करा दें, अवकलन करा दें, तो आपको यहाँ से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपके लिए विस्थापन रहेगा, t आपके लिए समय रहेगा। एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ पर v एवरेज के बारे में आपको ध्यान रखना है, तो हमेशा फार्मूला आपको यही यूज करना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। मतलब ये हुआ कि कुल दूरी बटे कुल समय। किसी भी कंडीशन में आपके पास तमाम ट्रिक्स होती हैं और तमाम कंडीशनें ऐसी आती हैं, तो उन कंडीशनों को नज़रअंदाज ना करें, उनको भी पढ़ें, लेकिन बेटा एक काइनेमेटिक्स में याद रखिएगा, काइनेमेटिक्स में ज़्यादातर ट्रिकों का प्रयोग नहीं हो पाता है। अगर ट्रिकों का प्रयोग, कंडीशनल ट्रिकें बहुत ढेर सारी बनती हैं, बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन कभी भी क्वेश्चंस आपका एक ही तरीके का नहीं रहता, क्वेश्चन में थोड़ा सा फेरबदल हो जाने के बाद ट्रिक अप्लाई नहीं होती। इसलिए बेस को जरूर ध्यान रखें, ट्रिकें अवश्य पढ़ें। अगर डायरेक्टली ट्रिक पर बेस पर क्वेश्चन है तो आप तुरंत ही ट्रिकों का इस्तेमाल करके फटाफट 5 सेकंड के अंदर अपने क्वेश्चन का जवाब लिखें। तो यहाँ पर हम आपको बात करने वाले हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। तो इंस्टेंटेनियस के बारे में मैंने क्या बोला कि ये एक प्रकार से dx अपॉन dt, यानी आपको याद रखना है डिफरेंशिएशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ये एक प्रकार से है क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिफरेंशिएशन का मतलब अवकलन, किसका, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन का अवकलन, इसका मतलब है विस्थापन का अवकलन। विस्थापन का जो अवकलन करने से आपको प्राप्त होगा वो आपको वेग मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको याद रखना है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी यानी ये है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको ज्ञात रखना है। अब आइए क्वेश्चंस देख लेते हैं। इस पर आधारित क्वेश्चंस कैसे होगा, जैसे क्वेश्चन बोल देगा तो मान लिया कि इस पर मैं क्वेश्चंस आपको लिख रहा हूँ। क्वेश्चंस आप इस प्रकार से है, कह रहा है एक कण यानी एक पार्टिकल, एक कण की स्थिति x बराबर 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 3 मीटर है। 2 सेकेंड में कण का वेग क्या होगा। जनरली सिंपली ये आपका एयरफोर्स के परीक्षाओं में कुछ इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जो कि बहुत ही आसान होते हैं। इनमें से कुछ भी आपको करना नहीं है। जैसे ही आपको इक्वेशंस के फॉर्म में कोई आपकी इक्वेशंस आपको मिलती है तो ये समझिए कि ये आपका एक फंक्शन है, और अगर ये फंक्शन है तो और जो x t पर डिपेंड करता है, अर्थात t पर निर्भर होता है। अगर x t पर डिपेंड करता है तो डिपेंड करने की कंडीशन में हम देखें तो हमें क्या, जब आपका ये हर समय t पर निर्भर करेगा तो इसका मतलब ये फार्मूला हमारे लिए अप्लाई हो जाएगा। और हमें निकालना है v इक्वल टू, तो क्या करा देंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन करा देंगे। यानी डिफ्रेंसिएशन करने का मतलब हो गया कि d अपॉन डी टी ऑफ 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 3। डिफ्रेंसिएशन करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी t इक्वल टू 2 पर निकालना है, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे t इक्वल टू 2। जो आ जाएगा वो आपके लिए आंसर होगा। अगर हम इसका डिफ्रेंसिएशन कराएं तो 2 2 जा 4t आ जाएगा, यहाँ से आपका, यहाँ से आ जाएगा -5, और यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे तो 8 - 5, इट मीन्स योर आंसर इज 3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर आपको अभी t इक्वल टू 2 पुट करना है क्योंकि 2 सेकंड के लिए पूछ रहा है,
और किसी भी स्थिति में इसका जो हमारे पास अब ऑप्शन में मैच करना है 3 मीटर पर सेकंड। तो ये किस कंडीशन पर है, मैंने अभी ये बोला है कि जब इंस्टेंटेनियस कंडीशन होगी तब ऐसा अप्लाई होगा। और अगर आपसे इंस्टेंटेनियस ना पूछ करके एवरेज वेलोसिटी पूछ लिया जाए या एवरेज वेलोसिटी पर क्वेश्चंस रहता है तो एवरेज वेलोसिटी की भी हम लोग 2 बातें करेंगे, 2 कॉन्सेप्ट रहेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। औसत वेग से संबंधित क्वेश्चंस। तो औसत वेग की कंडीशन में कोई भी स्थिति हो, जब कोई भी स्थिति कामयाब ना हो तो आपको हमेशा के लिए अप्लाई करना है, क्या लगाना है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी बटे कुल समय पर किस प्रकार से विचार किया जाएगा देख लेते हैं। क्वेश्चंस आपने कहा है कि एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से बी की आधी दूरी 60 किलोमीटर पर आवर से तथा शेष दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करती है। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से बी तक हाफ डिस्टेंस 60 किलोमीटर पर आवर से एंड रिमेन डिस्टेंस ऑल्सो कवर्ड 40 किलोमीटर पर आवर से तय करती है, तब इसकी औसत चाल क्या होगी। इसकी औसत चाल यानी एवरेज स्पीड क्या होगी। अब आपसे औसत चाल की बात कर रहा है, औसत वेग की बात कर रहा है, तो औसत वेग और औसत चाल में भी बेटा थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं औसत चाल की। एवरेज स्पीड हमारे पास यहाँ पर पूछा गया है, तो इस प्रश्न में हम लोग कैसे करेंगे। अगर आप करते हैं कुल दूरी बटे कुल समय का इस्तेमाल करते हैं तो आपको वास्तव में कुल समय यानी बहुत समय लग जाएगा। तो यहाँ पर आप ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चंस पहले समझ लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, ये आपका मान लिया स्टेशन ए है, ये स्टेशन आपके लिए बी है और यहाँ पर आपकी क्या है, कोई रेलगाड़ी है और रेलगाड़ी यहाँ से इस प्रकार से कुछ ये आगे की तरफ बढ़ रही है और इसका जो स्पीड उसने दिया है कि पहले जो स्पीड है स्टेशन यानी इसकी हाफ डिस्टेंस पर, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि कोई पॉइंट हमारे लिए सी है। तो जब ये डिस्टेंस अगर मैं पूरी कर लूँ कि बेटा x है तो यानी ये वाली x/2, ये भी x/2, तो इधर पर जो इसकी स्पीड आपको बता रखी गई है वो बताई है 60 किलोमीटर पर आवर, यानी पहले तेज चलती है। उसके बाद फिर और आगे चलती है तो क्या हो जाती है, कुछ धीमी हो जाती है, यानी 40 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास वेलोसिटी यहाँ पर आपका सब लेवल है, स्पीड आपके पास उपलब्ध है, डिस्टेंस आपके पास उपलब्ध है, बट टाइम अवेलेबल नहीं है। तो अगर हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास है चलिए x के फॉर्म में, बट टोटल टाइम तो बिल्कुल नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, ऐसी कंडीशन पर आपको अप्लाई करना है। क्या करना है, अगर हम अप्लाई करें तो यहाँ से टाइम भी आप निकाल सकते हैं बेसिक मेथड से। जब आपका क्वेश्चंस बहुत बड़ा होता है या इन ट्रिकों पर बेस्ड नहीं होता है तो आपको वही लगाना है। तो मैं इसी में आपको लगा के वो चीज़ भी आपको दिखा दे रहा हूँ कि उसको, उस फार्मूले को आप कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे लगाएंगे। तो अगर हम यहाँ से टाइम निकालने की बात करें तो टाइम हमारे लिए क्या हो जाएगा, हमेशा फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस हमारे यहाँ पर नाम से है x/2 और वेलोसिटी की जगह हमारे पास लिखा गया है 60। इसी प्रकार से इधर का टाइम मैं अगर कैलकुलेट करूँ तो ये आप कह दोगे x/2 और ये हो गया हमारे लिए 40। फिर हमें लगाना है क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम की अगर हम बात कर रहे हैं तो उस कंडीशन पर अपने पास क्या आ जाएगा, जरा देखते हैं। तो इनको आपस में टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा x/2 x हो गया, ये हम बात कर रहे हैं v एवरेज की, तो x हो गई और अपॉन टाइम मीन्स दिस प्लस दिस, इट मीन्स x दोनों में कॉमन आ जाएगा, x/2 पूरा कॉमन आ गया तो क्या आ गया 1/60 प्लस 1/40।
देन एक्स से एक्स कैंसिल, थोड़ा सा 2 साफ सुथरा लिख लेते हैं, थोड़ा 2 आ गया और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये 2 हमारे लिए ऊपर पहुँच गया, नीचे आया 1/60 प्लस 1/40। इसको सॉल्व करके आसानी से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो जो 2400 होगा वो कहाँ पहुँच जाएगा आपके लिए, ऊपर आ जाएगा। तो 2 × 2400 और नीचे 60 + 40 यानी 100 हो चुका होगा, कैंसिल कर देंगे तो हमारे लिए आंसर हो गया 48 km/h। दैट्स योर आंसर। बट आप जब ऐसी कोई कंडीशन हो तो आप एक ट्रिक याद रखिएगा कि इस क्वेश्चन के लिए हम लोग एक ट्रिक का अप्लाई कर सकते हैं। तो ट्रिक, इस कंडीशन में हमारी ट्रिक क्या है कि आपको याद रखना है वी एवरेज, लेकिन ये आपको तभी अप्लाई करना है जब आपकी ये दोनों डिस्टेंसेस आपस में इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो वी एवरेज का आपको फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है 2v1v2 अपॉन v1 + v2, 2v1v2 v1 + v2। इस ट्रिक से डायरेक्टली आप वैल्यू रखें और सीधे आपका आंसर 48 प्राप्त हो सकता है। आप वैल्यू रख के देखें तो डायरेक्ट आप इसका ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये ट्रिक आपको कब अप्लाई करनी है, उसके लिए आपके पास कंडीशन होनी चाहिए। और कंडीशन आपके पास क्या होनी चाहिए कि दोनों डिस्टेंसेस इक्वल हों। याद रखना है क्या इक्वल होनी चाहिए कि दोनों डिस्टेंसेस इक्वल हों। तो इस कंडीशन पर हम लोग यहाँ से ये प्राप्त कर लेंगे। हम बात कर रहे हैं कि अगर ये डिस्टेंस इक्वल ना हो करके कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों की टाइम इक्वल करके देता है। अगर टाइम इक्वल करके देता है तो उस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे, तब उस क्वेश्चन के लिए भी मैं आपको अब डायरेक्टली बेस तो आप समझ में आ चुका होगा, मैं उसके लिए भी ट्रिक बता देता हूँ। तब आपका ये इसको अगर ट्रिक नंबर 1 कह दें तो ट्रिक नंबर 2, जब आपका टाइम आपस में T1 = T2 इस प्रकार से आपके पास कंडीशन दी गई हो, तब उस कंडीशन पर वी एवरेज पूछा जाए तो आपको क्या करना होता है, v1 + v2/2 दोनों वेलोसिटी को जोड़ करके और उसको सिर्फ आपको क्या कर देना है, आधा कर देना है। और जैसे इसी क्वेश्चंस में आप पूछ रहा होता, कहता एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से बी की तरफ 1 घंटे 60 किलोमीटर/घंटे से तथा दूसरे घंटे में वो 40 किलोमीटर/घंटे से चलती है। पहले और में कितना चल रहा है 60 और दूसरे घंटे में कितना चल रहा है, दूसरा माने 2 नहीं, दूसरा अर्थात 1 ही घंटा है। तो टाइम कितना हुआ, टाइम तो दोनों के लिए सेम हो गया ना। अरे भाई टाइम सेम हो गया यार, तो फिर हम क्या कर रहे होंगे, वी एवरेज = v1 + v2/2 यानी आंसर आपका हो जाता 50। ज़्यादातर आपको यही क्वेश्चंस डुप्लीकेट क्वेश्चन के फॉर्म में ये कई बार आपकी परीक्षाओं में मिल जाता है। तो ये बात हम लोग कर रहे थे कि किसकी, ये चर्चा थी हमारी वेलोसिटी पर आधारित क्वेश्चनों की। तो वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी पर इस प्रकार का क्वेश्चंस आपके परीक्षाओं में मिल सकता है। तो आज की वीडियो में उम्मीद है मैंने जो चर्चा करी आप लोगों से, तो ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। जो काइनेमेटिक्स है, काइनेमेटिक्स का थोड़ा सा बहुत बड़ा है, बेसिक जो पढ़ना ज़रूरी था, तो वो आज आप उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और इसके जो अगले क्वेश्चंस हैं और भी बाकी चीज़ें हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो के अगले पार्ट में। जय हिंद।